जी दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें सबसे सर्वोच्च कौन चीज़ है? तो संविधान है। क्योंकि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत जो है ना, हमारा देश, वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो वही व्यवस्था हमारे देश में संविधान है। और हमारी भारत में जो है संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और यह प्रावधान जो है भारत में कहाँ से लिया गया है? तो भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वो जो संविधान है मूलतः दो प्रकार का होता है। पूरे विश्व का संविधान मूलतः दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिखित संविधान किस किस देश के पास है वो जान लेते हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत इत्यादि देशों के पास कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। तो देखते हैं, तो लिखित संविधान है तो सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश ने दिया? तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया है। सबसे पहला लिखित संविधान किसने दिया है? अमेरिका ने। कब दिया है? 1789 ईस्वी को। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? तो भारत के पास है, अपने पास। अगला क्वेश्चन, जब कोई देश में सबसे बड़ा संविधान है लिखित, तो सबसे छोटा लिखित संविधान भी होगा। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसके पास है? यूरोपीय महादेश मोनाको के पास। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान की अवधारणा का विकास जो हुआ है फ्रांस से हुआ है। तो अब लिखित संविधान देख लीजिए, तब देखते हैं अलिखित संविधान किस देशों के पास है। तो अलिखित संविधान ब्रिटेन के पास है। अलिखित संविधान किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। अब है कि भारतीय संविधान के निर्माता तथा आधुनिक भारत के मनुष्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता तथा आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जिन क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे वे क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन सके। जैसे कि हमारा जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था उस वक्त क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि बना सकते हो। तो जब भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, बंगाल प्रेसिडेंसी के नेता थे। तो जब विभाजन हुआ तो बंगाल दो भागों में बट गया, तो इनसे इनका प्रेसिडेंसी छिन गया। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने ही इनको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया मुंबई प्रेसिडेंसी से। वही बात को यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ स्टोरी के टाइप लिख दिया गया है। अब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हम सब जानते हैं, बंगाल के गवर्नर के साथ भारत की पहली लड़ाई हुआ था, जिसके बाद गुलाम होना शुरू हो गया था। उस पद पर सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे। जब युद्ध हुआ था प्लासी का, उस वक्त अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। ऐसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर को कब बदल करके पूरे भारत का गवर्नर कर दिया गया था? सॉरी, बंगाल के गवर्नर को कब नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन थे और अंतिम वायसराय? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब 1873 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया। अब अगली बार क्या किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल नाम बदला गया था पहली बार।
उसको बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और इसी तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, जैसा कि हम लोग विविध में पढ़ते भी हैं। अगला 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का क्या किया गया, वायसराय किया गया। तो इस अधिनियम के तहत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन गया। अब अगली बार क्या किया गया, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। और इसके बाद प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, यहाँ देखिए ध्यान से ये वाली बातें, ये वाली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के वायसराय का नाम बदल क्या किया गया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और पूछेगा कि इस अधिनियम के तहत भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये रहा बात, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अब पढ़ते हैं हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उस वक्त से हम लोग संविधान से पहले कुछ घटनाएं थी जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कुछ स्टोरी टाइप है तो उसको एक बार रीड कर लेंगे। या आप लोग भी पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। आपसे पूछ सकता है कि जब भारत में ब्रिटिश कंपनी आई थी उस वक्त भारत में कौन से वंश का शासन था। ऑप्शन देगा मुगल और जो भी बहुत सारे वंश है, दिल्ली सल्तनत, इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुगल साम्राज्य। और मेन शासन किसका था मुगल वंश में भी, तो अकबर का शासन था। उस समय शासक अकबर थे। अंग्रेज जो है जहांगीर के शासनकाल से व्यापार प्रारंभ किया था। जैसे जब भारत अंग्रेज आए थे उस वक्त शासन किसका था, अकबर का। लेकिन उनका बिजनेस या व्यापार करना कब शुरू हुआ, तो जहांगीर के काल से। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष हुई, लड़ाई औरंगजेब के शासन का प्रारंभ हुई। पहली बात, अंग्रेज भारत कब आए थे, तो अकबर के काल में ही। उन्होंने व्यापार कब शुरू किया, तो जहांगीर के काल में। उसके बाद उन्होंने पहली बार संघर्ष की लड़ाई शुरू कब की, तो औरंगजेब के काल में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। औरंगजेब का निधन कब हुआ था, 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का निधन कब हुआ, 1707 ईस्वी में। तथा उसके बाद कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुआ। जब तक औरंगजेब था तब तक लड़ा, बहुत सारी लड़ाई है, उनसे रोक के रखा। लेकिन जब औरंगजेब मर गया उसके बाद मुगल शासक में कोई भी ऐसा शासक अच्छा नहीं हुआ। 1757 ईस्वी में हुई प्लासी के युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। हम सब पढ़ चुके हैं, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1764 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गए थे जो कि बंगाल के नवाब थे। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था जो कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और वह जीत गया। उसी के फलस्वरूप भारत में अब अंग्रेजों का शासन स्थापना शुरू हो चुका है। 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में, जैसे कि फोटो दिखाएंगे आप लोग को, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ से भारत की संयुक्त सेना थी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब
बंगाल के अब 10 नवाब कौन थे? मीर कासिम थे, मीर कासिम। तथा यही दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल था। कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो, क्या आप जानते हैं हेक्टर मुनरो? हेक्टर मुनरो, जिसके बारे में भी आपको हम दिखाते हैं कौन है। हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध जब हुआ था तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो 1765 की किसकी संधि से हुई थी? इलाहाबाद की संधि से हुई थी। इलाहाबाद की संधि से हुई थी। इसका युद्ध की खत्म इलाहाबाद की संधि से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संधि के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अर्थात कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु सन 1773 में प्रथम अधिनियम 1773 का लेवटिंग पारित किया गया। जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि 1773 में पहला रिलेटिंग आया था, जिसमें क्या किया गया था बताइए, कमेंट में बताइएगा जरूर। इसे हम बता देते हैं। 1773 में किया गया था, जो बंगाल के गवर्नर थे ना, उनका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। और 1700 रिलेटिंग एक्ट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप देख लीजिए लॉर्ड नॉर्थ के बारे में, जो कि लाए थे 1773 का रिलेटिंग एक्ट। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और ये जो क्लास है हम बिहार एसआई को मद्देनजर रखते हुए चला रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कम पढ़ने से कुछ होने वाला है। इसलिए हमने पूरा संविधान को एकदम बढ़िया से पूरा पीडीएफ में बना लिया है। और एक सर हैं डॉक्टर रोशन आनंद सर, जो कि हमारे बिहार की राजधानी पटना में उनका कोचिंग संस्थान है, जहाँ से इस बार लगभग 100 प्लस बच्चे बिहार एसआई में सिलेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं का ये नोट्स है। बहुत ही बेहतरीन सर हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, आपसे ही कहना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।